हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम गवर्नमेंट बजट को एंड करने जा रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है, दैट इज फोर्थ पार्ट। अब इस पार्ट को आप अच्छी तरीके से करिएगा और होपफुली आपने जो शुरू के 3 पार्ट बनाए हुए हैं बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं करे हैं तो जल्दी से इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और बेटा बहुत से बच्चे इसको प्रैक्टिकल के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी चूज करते हैं इस टॉपिक को। और जिसने करा भी हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। बहुत अच्छे से चैप्टर मजेदार से आपको समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज फोर्थ पार्ट। और आज हमारा टॉपिक है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट समझाने से पहले आपको कहूंगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से करिएगा। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बेटा। डेफिसिट कैसी सिचुएशन है, ध्यान से सुन लीजिए। जो गवर्नमेंट है जब उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और रिसीट उनके पास कम आती है। ध्यान से सुनिए, रिसीवेबल अमाउंट कम हो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस हो गया, ठीक है बेटा, फाइन्स पेनल्टीज हो गया। सरकार के पास पैसा तो कम आ रहा है लेकिन उसके खर्चे ज्यादा हो, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? पैसा बोरो करेगी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब सरकार के खर्चे तो ज्यादा हो, ठीक है, अब उसको सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए एक्सपेंडिचर भी करना है, खर्चा भी करना है, लेकिन रिसीवेबल अमाउंट उसके पास कम आ रहा हो, उस केस में सरकार क्या करेगी? पैसा ज्यादा से ज्यादा बोरो करेगी। जितना ज्यादा पैसे बोरो करेगी बेटा उतना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। अब एक बात और याद करने की आपकी है, फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग भी कहते हैं। उसका अनदर नेम ही सोच लेना आप, क्या चीज है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। अगर आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में निकालने के लिए आ जाए और वहां लिखा हो बोरिंग, तो फिस्कल डेफिसिट को न्यूमेरिकल का एक पार्ट हो, ठीक है, एंड फाइंड आउट फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ हो और क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये दिया हुआ हो बोरिंग, तो आपको फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग करके जो भी अमाउंट होगा दिखा देना है। अभी आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। बस आप याद रखिएगा मैं क्या चीज कह रही हूँ। It shows the amount of borrowing by the government to meet its expenditure। अब सरकार पैसा जब बोरो करेगी, उसको तो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में पैसा लगाना है। जो सरकार के खर्चे हैं वो तो करेगी ना सरकार, ठीक है बेटा, चाहे रिसीवेबल अमाउंट कम हो या ज्यादा हो। तो उस केस में जब रिसीवेबल अमाउंट कम हो और सरकार के खर्चे ज्यादा हो, उस केस में सरकार पैसा बोरो करेगी टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के अंदर अपने जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनको मीट करने के लिए, जितना भी खर्चा है उसको करने के लिए सरकार क्या करेगी? बोरो करेगी पैसा। अब जितना ज्यादा पैसा बोरो करेगी, अ लार्ज डेफिसिट मींस अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग। जितना ज्यादा खर्चा होगा, याद रख लीजिएगा, जितना ज्यादा सरकार को खर्चा करना होगा उतना ज्यादा क्या होगा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग सरकार को करनी होगी, ठीक है बेटा। तो इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू। जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो टोटल रेवेन्यू से, दैट मीन्स टोटल रिसीट से, सॉरी रेवेन्यू नहीं, टोटल रिसीट से, दैट मीन्स रिसीवेबल अमाउंट, तो क्या चीज हो जाएगा? वो सिचुएशन कहलाई जाएगी फिस्कल डेफिसिट। अदर देन बोरोइंग्स, बोरोइंग को छोड़ने के बाद अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल रिसीट कम है, दैट इज व्हाट? रिसीवेबल अमाउंट, तो क्या कहला जाएगा? फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फिस्कल का मतलब होता है बेटा जी 1 ईयर के लिए, ठीक है। इन सिंपल वर्ड इट शोज द अमाउंट ऑफ बोरिंग बाय द सरकार। ये क्या शो करती है? अमाउंट ऑफ बोरिंग जितना गवर्नमेंट कर रही है, किस चीज के लिए? अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए ड्यूरिंग द ईयर, जो उसको खर्चे करने हैं। जितना ज्यादा, याद रखिएगा, डेफिसिट होगा, जितने ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, जितना ज्यादा उसको खर्चा करना होगा, उतनी ज्यादा सरकार बोरोइंग करेगी। तो फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा मेजर है of how much the government needs to borrow। फिस्कल डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर सरकार मेजर कर सकती है कितना पैसा बोरो करना है सरकार को फ्रॉम द मार्केट। किस चीज के लिए? टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। व्हेन इट्स रेवेन्यूज इज इन एडिक्वेट, जब उसका रेवेन्यू यानी रिसीवेबल अमाउंट क्या होता है बेटा? इनएडिक्वेट, यानी उसमें कमी है, तो सरकार को पैसा क्या करना पड़ता है? बोरिंग। फिस्कल डेफिसिट याद रखिएगा ऐसी सिचुएशन है जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का ज्यादा है और टोटल रिसीट कम है। उस केस के अंदर सरकार जितना ज्यादा उसको खर्चा करना होगा उतनी ज्यादा क्या करेगी? बोरोइंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कुछ फॉर्मूले जो फिस्कल डेफिसिट के हैं, ठीक है बेटा। ये आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी इससे। फिस्कल डेफिसिट क्या चीज होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को एक्सक्लूड करेंगे
क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, जितना खर्चा है माइनस जितना रिसीवेबल अमाउंट है एक्सक्लूडिंग बोरिंग, अभी कोई बोरिंग का काम नहीं है, क्या कहलाया जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, इसमें भी एक्सक्लूडिंग बोरिंग, बोरिंग को हटा के। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है बेटा, ये आपको सारे मैंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, बोरिंग सब में एक्सक्लूड हो रहा है। ठीक है, अब है आपका फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, बोरिंग को हटाने के बाद। इफ ओनली टोटल बोरिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा होता है, टोटल बोरिंग आर गिवन इन द क्वेश्चन देन फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द बोरिंग। अगर एग्जाम के अंदर बोर्ड एग्जाम में टोटल बोरिंग कहीं गिवन है, ठीक है, इन द क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट आपको निकालने के लिए कहा है, तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट होगा बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा, टोटल बोरिंग के इक्वल, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा, इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लीजिएगा। इन न्यूमेरिकल्स के करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स बोल रही हूँ, इन फॉर्मूलोज को अच्छे से कर लीजिएगा, इन फॉर्मूले सारे लर्न कर लीजिएगा, सारे फॉर्मूले लर्न करेंगे आप, और लिख करके जरूर लर्न करिएगा बेटा, एंड देन फिर न्यूमेरिकल अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अब है इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। चलिए फिर हम इम्प्लीकेशंस देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में। पहला, डेब्ट ट्रैप। इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा, जब सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, ये बोरोइंग करेगी, तो उसका क्या असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में। पहला है डेब्ट ट्रैप। अब बेटा जी डेब्ट ट्रैप क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। डेब्ट ट्रैप इंडिकेट्स और शोज दैट टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। डेब्ट ट्रैप शो करता है, ठीक है, डेब्ट ट्रैप के अंदर पॉइंट शो करता है, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स दैट, फिस्कल डेफिसिट यानी क्या चीज है, बोरोइंग्स विच इज डन बाय द गवर्नमेंट, ये शो करता है जितनी टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट सरकार की हो। ठीक है जी, समझ गए फर्स्ट पॉइंट मैम। सेकंड, बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट, अब कोई पैसा बोरो करेगा वो पे बैक भी तो करेगा बेटा, तो बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, बट क्या पे करना पड़ेगा सरकार को, इंटरेस्ट पेमेंट भी, जितना ज्यादा पैसे बोरो करेगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब जितना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट होगा उतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट भी इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं सिचुएशन क्या आ जाएगी, रेवेन्यू डेफिसिट की भी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, सरकार के खर्चे तो ज्यादा हो गए, बोरोइंग क्या हो गई, ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्या है, रिसीट क्या है, कम है, और सरकार को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी बेटा खर्चे होते हैं जो सरकार को डेली यूज पे करने ही करने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन हो गई। ठीक है बेटा, तो उस चीज के लिए सरकार को पैसे करने ही करने होते हैं खर्च, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए होते हैं, जो करने ही होते हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या चीज रहेगा, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इट क्रिएट्स अ विशियस सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, जहां पर सरकार टेक्स मोर लोन्स टू रीपे द अर्लियर लोन्स। अब ध्यान से सुन लीजिए, रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन आ गई, सरकार पहला लोन तो दे नहीं पा रही है, क्या चीज होगा, उसको चुकाने के लिए और लोन भी ले लेगी, जब वो लोन और ले लेगी इंटरेस्ट ज्यादा चढ़ता ही चला जाएगा, कितना इंटरेस्ट चला जाएगा, अब सरकार 5-10 लाख का तो लोन लेगी नहीं, सरकार लोन पता नहीं कितना करोड़ों का लोन लेगी, तो जिस केस के अंदर विशियस सर्कल आ जाएगा, वेयर इन गवर्नमेंट टेक्स, फिर लोन लेगी, पहले लोन ले रखा है वो तो दिया नहीं गया उसका इंटरेस्ट पेमेंट, और लोन ले लेगी उसको चुकाने के लिए, जिससे इंटरेस्ट पेमेंट और ज्यादा बढ़ता रहेगा, एज अ रिजल्ट कंट्री इज कॉट इन अ डेब्ट ट्रैप, कंट्री किस में चली जाएगी, डेब्ट ट्रैप में, जिस सिचुएशन पे सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, बोरोइंग करेगी। ठीक है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगी उतना ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा हुआ है, तो उससे क्या चीज हो जाएगा, पहला लोन पे करने के लिए सरकार और ज्यादा क्या करेगी, पैसा बोरो करेगी, जिससे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता ही बढ़ता रहेगा, तो कंट्री इज कॉट इन अ डेब्ट ट्रैप। चलिए नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल प्रेशर और इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है,
जितना ज्यादा सरकार पैसा बोरो करेगी उतना ज्यादा क्या चीज हो जाएगा, मनी ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या चीज होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आएगी। अब करेंसी ज्यादा से ज्यादा आएगी तो प्रिंटिंग ऑफ मोर नोट्स होंगे जो कि आरबीआई से कराया जाएगा। अब इसके कारण जब नोट प्रिंट होंगे लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी हमारी इकोनॉमी के अंदर। देखिए कैसे, एज अ गवर्नमेंट बोरो मेनली फ्रॉम आरबीआई, सरकार हमेशा पैसे बोरो मेनली किससे करती है, आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, विच मीन्स देयर डिमांड। जब भी प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी नोट्स होंगे उस सिचुएशन को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग एक ऐसी सिचुएशन है जब गवर्नमेंट को पैसे बोरो करने होते हैं, वो आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई क्या करेगा, प्रिंटिंग ऑफ मोर नोट्स करेगी, जो क्या कहला जाएगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब उधार देना। ठीक है, दस इट रिजल्ट इन दी सर्कुलेशन। अब क्या होगा, जब प्रिंट ज्यादा नोट होंगे इकोनॉमी के अंदर तो इससे क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ मोर मनी इकोनॉमी के अंदर होगी। जब लोगों तक ज्यादा पैसे आएंगे विच मे कॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमी पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन प्राइस। मनी सप्लाई जैसे ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होगा और क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। आई होप इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपको अच्छे से क्लियर आउट हो गया हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका फॉरेन डिपेंडेंस। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब सरकार पैसा बोरो करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, विच रेजेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, जिससे उसकी डिपेंडेंस किस पे बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा अदर कंट्रीज में। फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, कभी कभी सरकार पैसा बोरो करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जिससे सरकार की डिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एक सरकार दूसरी सरकार से पैसा बोरो कर लेती है। नेक्स्ट, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। अब एक बात देख लीजिए, बोरोइंग इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन टू फ्यूचर जनरेशन। पहले सरकार ने अगर लोन लिया हुआ और सरकार क्या हो गया, जो दूसरे आएंगे, ठीक है बेटा, जो दूसरे सीट पे आएंगे तो उसमें क्या चीज होगा, ये एक कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन के लिए बर्डन साबित हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा लोन लेंगे, जितना ज्यादा सरकार के खर्चे ज्यादा होंगे, अब क्या चीज होगा, रेवेन्यू कम होगा, रिसिप्ट की फॉर्म में जो पैसा रिसीवेबल अमाउंट कम होगा, तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, बोरोइंग ज्यादा से ज्यादा बर्डन फाइनेंशियल किस पे छोड़ देगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो एडवर्सली अफेक्ट करेगी क्या, फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जिससे फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। आई होप अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्राउडिंग आउट। अब मैम क्राउडिंग आउट क्या होता है, देखिए क्राउडिंग आउट क्या चीज होती है, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन हाई बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू हाई फिस्कल डेफिसिट। अब क्या है, सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, पैसे बोरो ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे। अब जितने ज्यादा सरकार के खर्चे होंगे तो उतना ज्यादा बोरोइंग करेगी सरकार, दैट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर। अब सरकार मेनली आरबीआई से पैसे क्या करवाती है, उधार लेगी, बोरो करेगी, जिसमें प्रिंटिंग ऑफ मोर नोट्स भी होंगे। जब इतना ज्यादा सरकार पैसा बोरो करोगी, जो कि करोड़ों में होता है बेटे, ठीक है, लैक्स में नहीं होगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड प्राइवेट सेक्टर के लिए तो बचेंगे ही नहीं। अब प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, हमारी कंट्री के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये क्रिएट करता है। सरकार अगर मेनली पैसे लेगी तो किसके लिए लेगी, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, और प्राइवेट इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा किस लिए लेगा, प्राइवेट इन्वेस्टर क्या करेगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। जब प्राइवेट इन्वेस्टर को फंड ही नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड। इससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर तो कितना मर्जी भी इन्वेस्ट कर सकता है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, ठीक है, वेयर एज गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए पैसा लगाएगी। अब गवर्नमेंट इतना ज्यादा बोरो कर लेगी तो क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए बचेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, देखिए फिस्कल डेफिसिट हमने समझ लिया, ठीक है, बोरोइंग अनदर नेम है, जब सरकार के पास खर्चा ज्यादा है, रिसीट कम है, तो सरकार को उस खर्चे को फुलफिल करने के लिए पैसा बोरो करना पड़ता है, इसलिए वो किस सिचुएशन पे इम्पैक्ट करेगी इकोनॉमी में, डेब्ट ट्रैप हो गया, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो गया, ठीक है बेटा। तो उस सिचुएशन से क्या चीज होता है, आप बताइए हमारी इकोनॉमी के अंदर ये सिचुएशन बेकार है या अच्छी है, कमेंट बॉक्स में बताना। ये सिचुएशन हमारी
इकोनॉमी के अंदर जरूर से बताना क्या ये अच्छी है या बेकार है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसे बोरो कर रही है। उस केस के अंदर गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, अपना या तो इन्वेस्टमेंट कम कर देना चाहिए, एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रिसीट को बढ़ाए। ठीक है बेटा, लेकिन आप लोग मुझे जरूर बताना क्या ये सिचुएशन फिस्कल डेफिसिट की सही है या नहीं, सरकार जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा बोरो कर रही है। अब आ जाइए प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट इज अ सिचुएशन जहां पे फिस्कल डेफिसिट जो सरकार ने पैसे बोरो कर रहे हैं और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे तो क्या निकलेगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट, उसका एक अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू एफडी माइनस आईपी, दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इम्प्लीकेशन क्या होती है, इट शोज हाउ मच द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। ये शो करती है सरकार जो पैसा बोरो कर रही है वो पैसा से कितना वो खर्चा कर रही है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के। ठीक है बेटा, प्राइमरी डेफिसिट शो करता है इम्प्लीकेशन में हाउ मच द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट जितना पैसा बोरो कर रही है कितना वो खर्चा कर रही है अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज व्हाट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग इन द पास्ट। जब हम क्या करेंगे, एफडी में से पीडी माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, तो हमारा आएगा इंटरेस्ट पेमेंट। क्या आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू एफडी माइनस क्या हो जाएगा, पीडी। ठीक है बेटा, चाहे मैं इसको इधर ले जाऊं, एफडी में क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे पीडी तो क्या आ जाएगा आपका इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है बेटा, ये क्या चीज होता है, द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शो करता है कितना इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग इन द पास्ट करा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है अब रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। यानी क्या चीज है, सरकार का खर्चा तो ज्यादा हो गया है और रिसीवेबल अमाउंट क्या चीज है बेटा, कम। ठीक है, इसका एक ये देखिए फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब क्या शो करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट, इट इंडिकेट और शोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाएगा ना रेवेन्यू रिसीट से, इसका मतलब ये है सरकार इतना भी नहीं कर पा रही है जो उसके रेगुलर और रीअकरिंग एक्सपेंडिचर है जो उसको डेली बेसिस पे करने ही करने हैं, वो खर्चा भी नहीं कर पा रही है। बहुत ध्यान से सुनना, रेवेन्यू डेफिसिट वो सिचुएशन है जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी ज्यादा होगा ये समझ जाना कि सरकार डेली बेसिस पे जो भी उसके खर्चे हैं वो भी इवन पूरे नहीं कर पा रही है, रेगुलर और रीअकरिंग एक्सपेंडिचर भी पूरे नहीं कर पा रही है इन दी प्रपोज्ड बजट, जो बजट तैयार हुआ था। तो बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, अब रेवेन्यू डेफिसिट के कारण दी गवर्नमेंट में कट्स इट्स एक्सपेंडिचर, अब सरकार खर्चे करना कम कर देगी कहां पर, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पे इन दी कंट्री। दिस लीड्स, अब इसका क्या होगा रिजल्ट, दिस लीड्स टू लॉस ऑफ दी सोशल वेलफेयर, जिससे किसका लॉस होगा, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज यानी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा करा जा रहा था अकॉर्डिंग टू बजट उसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग, अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, पैसे बोरो करने पड़ेंगे, फंड्स जब भी तो रेज करेगी वो, किस चीज के लिए, बोरो करके। दिस रेजेस, जिसका कारण क्या होगा, लायबिलिटी ऑफ द सरकार, ज्यादा से ज्यादा सरकार के सर पर क्या होगा, लायबिलिटीज यानी उधार ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, यानी खर्चे तो ज्यादा है और रिसीवेबल अमाउंट क्या है, कम है। इवन ये रोज की डेली बेसिस की जो रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर है वो भी नहीं कर पा रहे हैं जो प्रपोज्ड बजट, जो बजट में तैयार करा हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए, रेवेन्यू डेफिसिट, द गवर्नमेंट में भी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, अब गवर्नमेंट को कंपेल्ड करा जाता है, फोर्स करा जाता है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करे, सेलिंग इट्स ओनरशिप ऑफ पब्लिक, अब अपने सारे शेयर्स अपनी एंटरप्राइजेस को किसको बेच देगी, फॉरेन कंपनीज को। सेलिंग इट्स ओनरशिप यानी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस सरकार चला रही थी वो एंटरप्राइजेस किसको सेल आउट कर देगी, फॉरेन कंपनीज को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करेगी आगे वो। अब नेक्स्ट है हाई रेवेन्यू डेफिसिट, जितना ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा, वार्निंग सिग्नल दे देगा सरकार को टू आइदर कट टेल
इट्स एक्सपेंडिचर, या तो वो अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे या फिर इंक्रीज करे अपना रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा, या तो वो अपने खर्चे कम कर दे या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ाए ज्यादा से ज्यादा। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द फॉरेनर में इंक्रीज इन द डोमेस्टिक कंट्री। अब याद रखिएगा, जब क्या होगा, पब्लिक सेक्टर सरकार ने अपनी एंटरप्राइजेस सेल आउट कर दी होगी, किसको, फॉरेन कंपनीज को, तो उनकी ओनरशिप इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि एंटरप्राइजेस किसको दे दी गई, अब किसको दे दी, फॉरेन कंट्रीज को, जिसका रिजल्ट ये होगा इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द फॉरेनर्स में इंक्रीज, कहां पर, डोमेस्टिक कंट्री दैट इज इंडिया के अंदर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी। अब आए हमारे न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से करना। ठीक है बेटा, बहुत इजी न्यूमेरिकल करवाएं, इसी में से ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला अभी मैंने करवाया था। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। याद रखिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में देखेंगे रेवेन्यू रिसीट भी दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर्मूला लगा दिया, कितना दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 60,000, रेवेन्यू रिसीट कितनी दी हुई है 50,000, माइनस कर दिया 10,000, आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो बहुत अच्छे से। याद रखिएगा, फॉर्मूले लर्न करिएगा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। अभी मैंने आपको एक बात बताया था, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिस्कल डेफिसिट का अनदर नेम क्या होता है, जल्दी से बताइए, क्या होता है, बोरिंग। अब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग। देखिए, आपको जो आइटम्स दिए हुए वहां कहीं बोरिंग दिख रहा है, हाँ जी मैम दिख रहा है बोरिंग, तो फटाफट से हमने क्या करा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग। हमारा अमाउंट क्या था 9,000 का, तो 9,000 हमारा क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ही हमारी क्या होती है, बोरिंग होती है। चलिए आगे भाई, कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। चलिए भाई, दोबारा भी फिस्कल डेफिसिट का आ गया क्वेश्चन। अब क्या चीज है मैम, इसका तो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, क्या चीज है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यहाँ लिख दे रही हूँ बेटा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जितने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ पे मैं बोल दे रही हूँ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, चलो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दूसरे पेन से लिख दे रही हूँ, कभी आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो अब देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है, टोटल रिसीट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, टीई माइनस टीआर, और कितना अमाउंट गिवन है हमारे पास, एक्सक्लूडिंग बोरिंग, बोरिंग का कोई काम नहीं है। फिस्कल डेफिसिट, टोटल खर्चा कितना हुआ 80,000 का, टोटल रेवेन्यू कितना का हुआ 72,000, कितना आ गया हमारा 8,000। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन व्हाट, टोटल रिसीट, तो क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू टीई माइनस टीआर, हमने कर दिया जी। अब क्या आ जाएगा 80,000 माइनस 72,000, आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टोटल रिसीट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ गवर्नमेंट बजट शोज अ प्राइमरी डेफिसिट ऑफ रुपीज, बहुत ध्यान से सुनना, प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है 4400, ठीक है 4400, एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट कितना है बेटा जी, ₹400 करोड़। ठीक है जी, फिस्कल डेफिसिट निकालना है। अब फिस्कल डेफिसिट के लिए बेटा अगर आपको याद हो, पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस आईपी, यानी बोरोइंग जितना करा हुआ है, इसका अदर नेम बोरोइंग ही है, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट सब्ट्रैक्ट करो, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालने के लिए कहा है, फिस्कल डेफिसिट। तो हम फिस्कल डेफिसिट के अंदर क्या चीज करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, हम फिस्कल डेफिसिट के अंदर निकालने के लिए आईपी को उधर ले जाएंगे। जब हम आईपी को उधर ले जाएंगे ना, तो एफडी क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू पीडी प्लस आईपी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अमाउंट लिख देंगे और आईपी का भी अमाउंट लिख देंगे, 4400 प्लस 400 क्या आ जाएगा हमारा 4800 रुपीज करोड़, आपका फिस्कल डेफिसिट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने प्राइमरी डेफिसिट दिया था 4400 का, और हमें पता है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो मैंने क्या चीज करा,
एफडी को इधर लिख लिया और पीडी में से क्या कर दिया, आईपी को इधर ले आई, प्लस कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। 4800 इसका आंसर। इन क्वेश्चंस को जरूर करके खुद देखिएगा। जब मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगी। टिल देन, जब तक मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाऊं, जितने मैंने आपको थ्योरी करवाई है, जो बन रहे हैं, ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, आपके प्री बोर्ड में भी अच्छे से काम आएंगे। नेक्स्ट में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें कैपिटल रिसीट दिया हुआ है 115, 115, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 120, इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है 30, रेवेन्यू रिसीट दिया हुआ है 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है 130। अब सबसे पहले क्या निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट। हाँ जी मैम, हमें पता है रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, हमने तो लर्न करा हुआ है। क्या चीज है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा था 120, रेवेन्यू रिसीट हमारे पास 100, 120 में से 100 को माइनस कर देंगे मैम, क्या आ जाएगा, ₹20 लाख। अच्छा जी, अब आ जाइए फिस्कल डेफिसिट। हाँ जी मैम, फिस्कल डेफिसिट के तो बहुत सारे फॉर्मूले थे। अब क्या होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है हमारे सामने, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है मैम हमारे सामने, ठीक है। अब देखिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। मैम सबके अमाउंट गिवन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में 120 दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 130 दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसीट 100 दिया हुआ है, कैपिटल रिसीट 115 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा, 120 प्लस 130 हमारा हो गया जी 250, माइनस ये कितना हो गया आपका 215, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट है 100 प्लस 115, मैम 215 हो गया, 215 हो गया। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ₹35 लाख। ये हमारा क्या आ गया मैम, एफडी। समझ गए, ये क्या चीज आ गई हमारी, एफडी, याद रखिएगा। ठीक है बेटा जी, अच्छे से इस क्वेश्चंस को करिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। अब आया नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया भी था, एफडी माइनस आईपी। एफडी कितना है, फिस्कल डेफिसिट क्वेश्चन में गिवन है 35, इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 30, माइनस कर दिया, ₹5 लाख इज योर आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर आउट हुआ हो। इस क्वेश्चन को जरूर खुद से करके देखिएगा बेटे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हुआ होंगे, उसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। टिल देन, जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इनको अच्छी तरीके से करिएगा। मैं आपको और भी क्वेश्चंस रिवीजन में भी करा दूंगी, कुछ अपनी बुक से भी करिएगा, वीके ओरी से कर रहे हैं, ठीक है। आप, आई होप आपके स्कूल्स में वीके ओरी लगी हुई हो या संदीप गर्ग हो, जोन सी भी बुक हो, आप अच्छे से इसको करिएगा, ठीक है। थोड़े से न्यूमेरिकल खुद से करके देखिएगा, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो चुका है, आज हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। इन 4 वीडियोस को अच्छे से देखना, जिसने नहीं देखी है जल्दी से जाके चारों वीडियो देख लीजिए। ये चैप्टर बहुत अच्छा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।